सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हेलो एवरीवन, होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी के बारे में और मैं हूं डॉक्टर माधव और मैं डॉक्टर नीरज। तो होम्योपैथी में जैसे हम सिर्फ होम्योपैथी या किसी मेडिसिन को ना समझ के एक केस के थ्रू कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मेडिसिन को हम समझेंगे लेकिन केस से। ठीक है, तो अब ये मेडिसिन शुरू करिए आप। तो मैं एक पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी मेन कंप्लेंट्स थी कि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था और दोनों इलाइक रीजन में पेन होता था, लोअर एब्डोमेन में पेन होता था और उनके बैक रीजन में भी पेन था। तो फिर मैंने उनसे और भी पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं करीब करीब दिन में 150 बार कम से कम बाथरूम जाती हूँ। और उन्होंने बताया कि हर 5 मिनट के गैप से उनको बाथरूम की अर्जिंग होती है और हर 5 मिनट उनको जाना ही जाना पड़ता है। फिर मैंने कहा ठीक है। उनके बाद मैंने पूछा कि आपको और समस्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनके घुटनों में दर्द है, राइट घुटनों में स्वेलिंग और दर्द था और उनके अपर एब्डोमेन में स्वेलिंग थी लीवर रीजन के आसपास। और उस टाइम उनके स्किन पे परप्यूरा हेमरेज का भी हो रखा था। पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी मेन जो कंप्लेंट है अभी वो है कि मेरे को बार बार बाथरूम आता है, इसकी वजह से ना तो मेरे को नींद आती है, ना मैं एक जगह से बैठ सकती हूँ, ना मैं उठ सकती हूँ, कोई भी एक्टिविटी ढंग से मैं नहीं कर पाती। मतलब टोटली डिस्पेयर हो चुकी है वो पेशेंट उससे। तो इस कहा कि ठीक है चलिए आपके बारे में और बताइए, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस बीमारी की। तो उन्होंने स्टार्टिंग बताया कि पहले मैं अपने भाइयों को और बहनों को पढ़ाने के लिए जयपुर लेके गई, मतलब बाहर लेके गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली वाले इतने समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई कि मैं लेके जाती हूँ, इनको पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने वहाँ पे गए और किराए से कमरा लिया, वहाँ पे रहने लगे और फिर उनको मतलब कुछ खुद काम करके उनको अपने भाइयों को और बहनों को पढ़ाने लगी और खुद भी उन्होंने कोई PhD का फॉर्म भरा और उसके बारे में वो पढ़ने लगी और उन्होंने पढ़ाई करी आगे। तो कंटिन्यू ऐसा चलता गया। पर एक टाइम क्या हुआ कि जब उनका रिजल्ट आया, PhD का उनका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में वो फेल हो चुकी थी। तो उनके बाद उनको काफ़ी दुख हुआ। मैंने पूछा ठीक है, फेल तो नॉर्मल सब लोग हो जाते हैं, तो आप इतने दुखी क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों हुए कि आपको इतनी सारी परेशानी हुई। कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरा सब कुछ टिका हुआ उस PhD पे ही था कि अगर मेरी PhD हो जाती तो मैं आगे और कुछ भी कर सकती थी और इन लोगों को अच्छी लाइफ दे सकती थी, इनके लिए अच्छा और कुछ कर सकती थी, आगे पढ़ाने के लिए भेज सकती थी। उन्होंने इतनी बात कही, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आगे क्या होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ किया मैंने, 2-3 साल पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। फिर मैं घर गई तो घर वालों ने मतलब उसी चीज़ के लिए मेरे को ब्लेम किया कि तेरे को क्या ज़रूरत थी इनको लेके जाने की, क्या ज़रूरत थी पढ़ाने की, ये इतना सब कुछ क्यों किया तूने। तो मतलब एक तरीके उनको ही जलील किया कि ये सब क्या है। तो उस चीज़ से इतना सोचने के बाद फिर मैंने पूछा कि हाँ फिर, तो उन्होंने बोला कि मैं सबको, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे इनको लेके जा रही हूँ, इनको पढ़ा रही हूँ, मैं अपना समझती हूँ, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसमें क्या गलत है कि मैं इनको पढ़ा लिखा रही हूँ। फिर घर वाले मेरे विपरीत किए। मैंने कहा ठीक है ऐसी बात। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब घर वाले मेरे पे हावी हो गए तो फिर मेरे को क्या टेंशन होने लगी, वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही और मैं डिप्रेशन में चले गई। फिर घर वालों ने मेरे को डॉक्टर्स के पास दिखाया और 2-4 जगह मेरे को दिखाया, ट्रीटमेंट कराया। तो मेरे को नींद की गोलियाँ दे रखी थी, उन नींद की गोलियाँ वो ले रही थी, उनसे उनको धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोई रिलीफ था। तो फिर उसके बाद चलता गया। फिर उनकी 2 साल बाद उनकी शादी हो गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरी 2 साल के बाद शादी हो गई और मैं शादी के बाद ससुराल गई। तो ससुराल जाने के बाद अब उनके 2 साल का डिप्रेशन इतनी, मतलब उनमें एक थोड़ी बहुत इंसैनिटी सी आ चुकी थी, पागलपन सा आ चुका था। तो जैसे ही वो ससुराल गई, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब मैं ससुराल गई तो मेरे को खुद होश नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी तो घर वाले समझने लगे कि पागल है। ससुराल वाले जो थे उनकी, वो समझने लगे कि ये पागल है और ये ऐसे है, अपने घर में गलत आ गई और अपने घर को ये बिगाड़ के रखेगी। ये चीज़ें क्या है उसको पता लगने लगी। ये चीज़ें जब उसको पता लगने लगी, उस चीज़ के मन में उसमें गिल्ट हुआ उसको। तो फिर धीरे धीरे लोग
उनके घर वाले ऐसे समझने लगे, लोग उनसे बातचीत करना बंद कर दिए, उनको सपोर्ट करना बंद कर दिए, उनसे कोई बोलता नहीं, बातचीत नहीं करता, और उनको उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो कहा उन्होंने, फिर मैंने पूछा तो इससे क्या दिक्कत, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं इतना मतलब सब कुछ सबके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं इनको बेस्ट देना चाहती हूँ, पर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एक तरीके से मेरे साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे को बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा चुभती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने कहा ठीक है, जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए, आप आपके मस्त रहिए ना। डॉक्टर साहब मैं ऐसे मस्त नहीं रहती, मैं करना चाहती हूँ, पर मेरे को पागल क्यों घोषित कर रखा है जबकि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर बताया कि, मैंने कहा आगे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अब मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं इन बीमारी से इतना परेशान हो चुकी हूँ, इन चारों तरफ के लोगों से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि अब मेरा मन नहीं करता जीने का, मैं तो थक गई हूँ, हार गई हूँ ज़िंदगी से। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हार गई हो? कि डॉक्टर साहब सब कुछ मेरे विपरीत हो गया है ना, मेरी बीमारी से मैं परेशान हूँ, इन लोगों से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को अलग करके रख दिया है बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। और मैं अब डॉक्टर साहब, और मेरे को लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे बात करी कि डॉक्टर साहब मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब इस तरीके से चीयरफुलनेस के साथ, इतना चीयरफुल कि आप समझोगे कि यार सुसाइड की बात कौन कर सकता है ऐसे। आपको आप बिल्कुल ऐसा दिखेगा पेशेंट कि आपके साथ मजाक कर रहा है, आपको लगेगा सुसाइड के बारे में मजाक कर रहा है, पर वो इसी तरीके से हमको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा मन करता है सुसाइड कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कम से कम 4 या 5 साल की जर्नी थी कि हमने किस बेस पे उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी और हमने रूब्रिक्स क्या क्या लिए इस केस में। देखिए, जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है तो पहले उनकी लाइफ में जो भी चल रहा था सही था, और जहाँ से एक अपन बोले कि पहला जो ऑब्स्टेकल था उनकी लाइफ का, वो वहाँ पे था कि जब वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई, ठीक है, तो वो फेल हुई तो वो चीज़ होती है एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीज। ये हमारा पहला रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीज। हाँ, मतलब उसका एम्बिशन क्या था, आप इस जगह समझने की कोशिश करिए। उसका एम्बिशन क्या था कि मैं अच्छा कुछ पीएचडी में पास हो जाऊंगी, अच्छी मेरे को पोस्टिंग मिल जाएगी, और मेरे भाइयों बहनों को मैं अच्छी लाइफ दे पाऊंगी और उनको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। तो उन्होंने एक एम्बिशन बना रखा था, और जब इस जगह से वो टूटी, जब उनका एम्बिशन थोड़ा डैमेज हुआ, तो उनको लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ से उनका आता है एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीज। ठीक है, ये उनका पहला ऑब्स्टेकल था। और उससे पहले की अगर अपन थोड़ा सा उनका देखें तो वो अपने भाइयों के बहनों के बारे में इतना सोचते थे, ठीक है, तो वो एक उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है और मेरे को ये काम करना है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, जो भी कुछ करना है। तो ये इसका अपन रूब्रिक लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ठीक है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ, एंड फियर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टू, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई वो अपने काम के लिए इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं कि वो अपनी हर चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे जब वो उनके लगा कि वो अपने एग्ज़ाम में फेल हुई, ठीक है, तो वहाँ से उनको दिक्कतें होना शुरू हुई। फिर उसके बाद आगे वो जो काम करती थी, जिससे उनका उस टाइम पे इनकम सोर्स ऑफ इनकम था, तो उस चीज़ में भी उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई, उनके काम में दिक्कत होना शुरू हो गई, ठीक है। वहाँ पे फिर उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ थोड़ा बहुत, तो उधर से फिर उनके अंदर धीरे धीरे एक गिल्ट वाली फीलिंग है, वो चीज़ आने लगी, ठीक है। और वो वहाँ से फिर जब अपने घर गई, ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने अपने फैमिली वालों को बताया कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो फैमिली वालों ने उनको सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उनको ब्लेम किया, हाँ, कि शायद तुझमें कुछ कमी होगी, तू ही ऐसी है इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के उन पे ब्लेम्स लगे थे, क्लेम किए गए थे, है ना। हाँ, तो हम ये रूब्रिक्स लेंगे, डिल्यूजन एप्रिसिएटेड ही इज नॉट, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको उसके घर वाले अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैंने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो गिल्ट आ चुका है कि कहीं ना कहीं मैंने कोई गलत किया है, ठीक है। तो अगला रूब्रिक हो गया रॉन्ग डन ही हैज, डेल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, है ना। इसका मतलब डेल्यूजन अगर आ गया तो उसका मतलब होता है भ्रम। रॉन्ग डन ही हैज मतलब उनको ऐसा भ्रम है कि मैंने ही शायद कुछ गलती करी, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो
ये चीज़ भी, इसको भी जस्टिफाई करने के लिए एक सपोर्टिंग रूब्रिक है, वो ये है कि डेल्यूजन ही हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी एंड डिजर्व्स रिप्रोच। ध्यान से सुनिए, डेल्यूजन ही हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी एंड डिजर्व्स रिप्रोच। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मान लिया था कि ये सब जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, लोग मेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मुझे सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए भी खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है ना। तो ये चीज़ हुई। फिर उनके अंदर जब ये फीलिंग आने लगी कि सब मुझे बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना, और जब वो अपने एग्जाम में फेल हो गई, सब चीज़ें हो गई, उनकी शादी हो गई, है ना, वो ससुराल में चली गई, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जहाँ पे उनकी कोई कदर नहीं हो रही थी। तो कदर नहीं हो रही थी तो वहाँ रूब्रिक आ जाएगा डेल्यूजन वर्थलेस ही हैज। मतलब इतना करने, अब वो उनको ऐसा लगता है कि अब वो कोई काम की नहीं है, इनके कोई काम की नहीं है, तो अब क्या मतलब है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी कोई काम की नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग हो गए, ना कोई बात करना, ना कोई पूछना किसी चीज़ के लिए। तो उसको फिर ये डिल्यूजन होता है कि वर्थलेस ही इज। ठीक है, अब डेल्यूजन वर्थलेस अगर हो गया, किसी इंसान के अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ गई, ठीक है, तो वो सुसाइड के बारे में ऑब्वियसली सोचेगा, है ना। तो ये चीज़ इनमें देखने को मिली। और दूसरा, जब इन्होंने, जैसे डॉक्टर ने बताया कि बात करते टाइम उनका जो एक्सप्रेशन था, उन्होंने ये चीज़ हंसते हुए बोली कि डॉक्टर साहब कहीं मैं सुसाइड ना कर दूँ, ऐसे करके, है ना, हंसते हुए, स्माइल करते हुए। चीयर, यहाँ एक रूब्रिक्स लेंगे, चीयरफुल व्हाइल थिंकिंग ऑफ डेथ, और स्माइलिंग इनवॉलंटरी स्पीकिंग व्हेन। वो बात करते करते भी अंदर से भले कितना दुखी थे, लेकिन वो एकदम हंसते हुए उस चीज़ों को बता रहे हैं। आपको उस समय आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट मजाक कर रहा है, या आप उसको मजाक में टालने की कोशिश करेंगे, पर ये एक रेड लाइन सिम्टम है कि आप उसको पकड़ के इस मेडिसिन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं और पीछे की उसकी जर्नी को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इनकी बहुत शॉर्ट जर्नी हमने आपको समझाई, ठीक है, और कुछ रूब्रिक जो हमने लिए वो हमने आपको बताया। अब आप लोग थोड़ा गैस करिए कि मेडिसिन कौन सी हो सकती है। हाँ। कौन सी हो सकती है बताइए। अगर मैं एक वर्ड में पूरे केस को डिफाइन करूं तो उनकी जो सुसाइडल वाली जो बातें थी, उसमें भी उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो शो करती है क्या, वो शो करती है ग्रेस। ग्रेस एक ऐसा वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं चमक। जैसे सोना होता है तो सोने की एक चमक होती है, और वो चमक ही उसकी खासियत है, ठीक है। तो वैसे ही इनके, मतलब सोना अगर नया है चाहे पुराना है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा शाइन करेगा। उसको आप, उससे आप ऑर्नामेंट्स बनाओ, उससे आप कुछ और बनाओ, वो किसी भी शेप में फिट हो जाता है और वो हमेशा अपनी चमक नहीं छोड़ता। ये उसकी खासियत है। और जहाँ सोने की चमक कम हुई, जहाँ पे भी सोने की चमक कम हुई, उसका वो वर्थलेस हो जाता है, वो कोई काम का नहीं। क्यों? सोना किस लिए है? क्योंकि उसकी चमक से लोग आकर्षित होते हैं, और जहाँ वो आकर्षण कम हुआ वहां पे वो खत्म, वैल्यू खत्म। ठीक है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मेडिसिन का नाम है ऑरम मेटालिका, ठीक है। ठीक है, ऑरम मेटालिकम को अपन थोड़ा सा समझें तो हम होम्योपैथी में अभी तक बहुत लोगों के माइंड में ये बहुत सारी गलतफहमियां हैं या फिर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि भाई होम्योपैथी ऐसे काम करती है, होम्योपैथी ऐसे काम करती है। लेकिन एक अगर अपन कॉमन एक सेंस के रूप में सोचें कि जैसे हर इंसान होता है, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। जैसा मैं हूँ वैसे आप नहीं होगे, जैसा आप हो वैसा कोई और नहीं होगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ होती है जो उसको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। तो ऐसे ही हर इंसान का एक खुद का करेक्टर होता है, या कुछ एक ऐसा मोटिवेटिंग या डीमोटिवेटिंग फोर्स होता है जो उसकी लाइफ को प्रोपेल करता है ना, उसके कामों को आगे बढ़ाता है या उनमें रुकावट पैदा करता है। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, पर आज के जो मॉडर्न पैथी है उसके अंदर इन चीज़ों को कोई वेटेज नहीं दिया गया, है ना। साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होती, सिर्फ सोमेटिक जो फिजिकल लेवल पे चीज़ें हैं उनको तो पेशेंट भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं और डॉक्टर्स भी समझते हैं। लेकिन साथ में किसी को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको वहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ ही तो ऐसी है कि जो पेशेंट को पेक्यूलर बनाती है। और होम्योपैथी में हम हमेशा बात करते हैं कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो पेशेंट को जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं कि उसका मेन कंसर्न क्या है, तो आप कैसे उसको सही कर सकते हो।
अब इस केस के बारे में देखिए, आपको जो अभी तक तो हमने बेसिक चीज़ें बताई, अब आप जब आगे जानोगे तो आपको खुद को महसूस होंगी ये चीज़ें। उनकी उस केस में क्या था, उन्होंने जो उनकी यूरिन की प्रॉब्लम थी, अब उनकी एक बार प्रेजेंट कंप्लेंट एक बार डिटेल में बताओ। उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी अरे ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन एवरी 5 मिनट्स, कम से कम 150 बार वो दिन में यूरिनेशन करने जाती थी। पेन इन इलाइक रीजन्स बोथ साइड्स, और पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड बैक, पेन इन अपर एब्डोमेन अराउंड लीवर रीजन एंड स्वेलिंग, और उनके एयर फॉल था, और परप्यूरी का, हेमरेज का, और स्वेलिंग, एब्डोमेन पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग थी, एपेटाइट डिमिनिश्ड हो चुकी थी, पानी की प्यास लगती थी, पीना चाहती थी पर पी नहीं पाती थी, क्योंकि पीने की वजह से उनके पेट में दर्द होता था और उनकी इलाइक रीजन में दर्द होता था, इसलिए वो पी नहीं पाती थी। और उनके एक्ने हो रखे थे फेस पे, स्लीपलेसनेस थी, स्लीपलेसनेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से, कि बार बार अर्जिंग हो रही है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, इसकी वजह से वो सो नहीं पाती थी। तो और ये सब कंप्लेंट्स उनकी थी, ठीक है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत टाइम से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया अलग अलग जगह पे। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो में जो भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं या जो भी उनके पुराने डेटा है वो सब शो हो जाएगा, है ना। तो उसमें आप देखिए, उन्होंने जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ से उन्होंने चेकअप करवाया, सारी चीज़ें करी, उनकी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। तो उस रिपोर्ट में फैटी लीवर के अलावा जो यूएसजी एब्डोमेन था, उसके अंदर फैटी लीवर के अलावा और कुछ भी नहीं आया, है ना, और कुछ नहीं आया। बाकी सब चीज़ें उनकी लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, यूट्रस, सब चीज़ नॉर्मल थी, है ना। और उनके एक चीज़ हम बताना भूल गए, उनके एक बार अबॉर्शन भी हो चुका था, हाँ, है ना, अबॉर्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने 3 बार उसके लिए डीएनसी करवाई थी, जिसको अपन क्लीन करवाना बोलते हैं, डायलिटेशन एंड कैरेटेज, वो चीज़ उन्होंने कराई थी। लेकिन उसके बाद भी उनके अभी यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही थी और मेंसेस वाली दिक्कत तो थी, रेगुलर था, बहुत सारी चीज़ें थी, XYZ कंप्लेंट थी। उन्होंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया, सब रिपोर्ट्स कराई, ना तो रिपोर्ट्स में कुछ आया, ना उनका ट्रीटमेंट हो पा रहा था, ठीक है। तो जब इन्होंने वो केस आके डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे थे केस को कि यार ऐसा केस है, क्या करना चाहिए। तो उस केस में जैसे ही इन्होंने ये बात बोली कि वो हंसते हुए उन्होंने ऐसा बोला कि कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, तो वो चीज़ सुनते ही कहीं ना कहीं हमें क्लिक हुआ कि यार ये पेशेंट वाकई में सुसाइडल डिस्पोजिशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। तो इसको मेडिसिन की बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिस पेशेंट ने ये चीज़ सोच ली कि उसको मरने का डर नहीं है या सुसाइड के बारे में वो सोच चुका है, तो उस इंसान से अब डिस्कस करना है या कुछ और करने का समय बिल्कुल नहीं होता है। उसको जितनी जल्दी मेडिसिन दी जाए और वो उसकी ये जो प्रॉब्लम्स है ख़त्म हो, यही एक तरीका है उसको बचाने का, ठीक है। तो हमने बिना किसी देर के उनको रेपेट्राइज किया, सारी चीज़ें डाली और ऑरामेड मेडिसिन हमारी डिसाइड हुई और उसको हमने उन तक पहुँचाया, ठीक है। मेडिसिन लेने के बाद उनके अंदर फर्स्ट डे से, डे 1 से चेंजेस आना शुरू हो गए और वो चेंजेस आपको ये डिटेल में बताएंगे। मेडिसिन देने के 1 घंटे बाद फ़ोन आया, तो 1 घंटे बाद फ़ोन आने के बाद पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। सिर्फ मेंटली उन्होंने बताया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आगे भी और आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप बताइएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करा। तो जब उन्होंने मेडिसिन हमने फर्स्ट डोज उनको दी, उसके बाद से लेके रात को 10 बजे तक हमने दी, करीब शाम को 5 बजे के आसपास, और रात को 10 बजे तक उनको वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत नहीं रही। सेम डे, ओनली सेम डे यूरिन करने गई ही नहीं, वो मेडिसिन लेने के बाद गई नहीं। फिर धीरे धीरे जब नेक्स्ट टाइम अगला दिन हुआ, तो अब उन्होंने बताया, फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आज मेरे यूरिन में से बहुत सारा कचरा निकला है, बहुत सारा कचरा, मिट्टी का जैसा, पत्थर के छोटे छोटे कण जैसे, रेत होती है ना, रेत वैसा निकला इतना सारा। फिर सारे कचरा निकलने के बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिला, जो पेन हो रहा था। उन्होंने बताया कि मेरे पेन में भी रिलीफ है, बैक में भी रिलीफ है, जो स्वेलिंग थी वो भी हल्की सी कम हो गई है, घुटनों में भी स्वेलिंग कम हो गई है। धीरे धीरे ऐसे करते करते उनका ये धीरे धीरे कम होने लगा और स्वेलिंग वगैरह सारी कम होने लग गई। और जब उनका 10 दिन बाद कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अब मेरा कम से कम ये मान लो 10 किलो के आसपास मेरा वेट कम हो गया है, और मेरे जो स्टोन वाली ये सारी कंप्लेंट्स थी वो कम हो गई है, और उनकी स्टोन निकली कम से कम ये मान लो 20 mm की कम से कम 4-5 स्टोन निकली, और बाकी सारे दिन कचरा निकला। और फिर उनके मेट्रोरेजिया भी हुआ, जिसमें से ब्लड के क्लॉट्स निकले और छोटे छोटे पीस निकले, जो उनसे डीएनसी करवाई थी वो रह गए थे पार्टिकल्स अबॉर्शन के, निकले अपने आप। धीरे धीरे उनके वेट कम होने लगा, धीरे धीरे स्वेलिंग कम होने लगी, और धीरे धीरे पेट में जो स्वेलिंग थी वो कम हुई। तो अब वो
मैक्सिमम ठीक है, वो कम से कम पेशेंट 80% ठीक है। अब उनको कोई दिक्कत है, हम बोलते हैं कि पेशेंट डॉक्टर साहब, अब एक दिन मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर साहब मेरे को आप 2 दिन अगर और लेट हो जाते मेडिसिन भिजवाने में तो मैं पक्का सुसाइड कर लेती, आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली डॉक्टर साहब। यहाँ पे आप नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि उस पेशेंट के ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन था, ठीक है, लेकिन उनकी किसी भी रिपोर्ट में ना तो स्टोन आया था, रिपोर्ट हम अभी आपको शो कर देंगे स्क्रीन पे, ना तो किसी भी रिपोर्ट में उनके स्टोन आया था या इस तरह की कोई नॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई थी, कुछ भी नहीं था। पर ये एक बेसिक चीज़ है, आप हर कोई समझ सकता है कि अगर यूरिन में ड्रिबलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं रीनल स्टोन होने के चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी टाइम से थी और वो किसी रिपोर्ट में नहीं आया। उनको यूटीआई बताया गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और तमाम उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया 10 जगह, बहुत चीज़ें उन्होंने करी, बहुत चीज़ें ट्राई करी, लेकिन कहीं पे भी ना तो ये चीज़ डिटेक्ट हुई, और हमने भी जब उनको मेडिसिन दी तब हमें ये नहीं पता था कि उनके किडनी में स्टोन्स हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि ना तो किसी रिपोर्ट में आया, है ना, और ना ही उन्होंने ऐसी चीज़ कोई कंप्लेन करी। पर क्योंकि हमने सिम्टम्स के बेसिस पे और उनकी जो मेंटल कंडीशन थी उस वक्त, सुसाइडल डिस्पोजिशन के लिए ऑरोमेट बहुत लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऑरोमेट की जो जर्नी होती है वो जर्नी बचपन से लेके एंड तक वो जर्नी उनकी मैच करती थी। मैच कैसे करती थी, आइए उसको 2 मिनट में समझते हैं। ऑरोमेट की बहुत छोटी सी जर्नी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जर्नी शुरू होती है किसी भी इंसान की बचपन से, जब तक वो मरता है तब तक, है ना। तो शुरुआत होगी डेल्यूजन टॉल सुपीरियर एनलार्ज्ड, ठीक है, ये उसका बचपन का या थोड़ा सा अडल्ट वाला फेज होता है ना। डेल्यूजन टॉल सुपीरियर एनलार्ज्ड, फिर वो जैसे ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, यंग एज में आते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। मतलब वो कम उम्र में ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने लग जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लग जाते हैं कम उम्र में, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ये उसका नेक्स्ट स्टेज है लाइफ की। फिर आगे होगा कि वो ये सब कर रही थी, लेकिन उस बदले में उनको वो जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो चीज़ नहीं मिली, है ना। और उनको एम्बिशंस भी हुए, एम्बिशन उनके डिसीव्ड हुए, एग्जाम में फेल हुई, ये सब जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ वो आपको पता है। तो वहाँ पे फिर रूब्रिक आया डेल्यूजन अप्रिशिएटेड ही इज़ नॉट, है ना, एंड वर्थलेस और कंटेम्प्चुअस ऑफ सेल्फ, वर्थलेस एंड कंटेम्प्चुअस ऑफ सेल्फ, मतलब वर्थलेस फीलिंग मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ, कंटेम्प्चुअस ऑफ सेल्फ मतलब कि वो खुद को ही, कंटेम्प्ट मतलब खुद को ही बुराई करना, खुद को गालियाँ देना, खुद को कोसना, तो वो खुद को ही एक तरह से अब्यूज़ करने लगी कि यार मैं ही ऐसी हूँ, मुझ में कुछ कमी है, इसलिए अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, आई एम वर्थलेस। इसके बाद में उनके अंदर गिल्ट डेवलप हो चुकी है और वो प्रोग्रेस करती है। अगला रूब्रिक आता है डेल्यूजन अनफिट फॉर द वर्ल्ड। उनको लगता है कि डेल्यूजन मतलब भ्रम, अनफिट फॉर द वर्ल्ड मतलब उनको लग रहा है कि मैं अभी समाज में, इस दुनिया में जीने लायक, रहने लायक नहीं हूँ, अनफिट फॉर द वर्ल्ड। चीयरफुल वाइल थिंकिंग ऑफ डेथ, ये उनका लास्ट रूब्रिक है, चीयरफुल वाइल थिंकिंग ऑफ डेथ। और उसके बाद आती है उनमें सुसाइडल डिस्पोजिशन। अब जिस इंसान ने ये चीज़ सोच ली और या जो आपको सुसाइड करने की बात बोल रहा है उस वक्त वो हंस रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो 100% ऑरोमेट है। ये उसको डिफाइन करता है, ये उसका बेसिक कैरेक्टर है जो है ग्रेस, जो सोने में होती है और जो एक इंसान के अंदर कैसे देखने को मिलेगी ये हमने अभी समझा। तो जब तक आपको मेडिसिन के जो मेन सिम्टम्स हैं, मेन उसके जो कीनोट्स हैं जो पेशेंट में देखने को नहीं मिल जाते, तब तक आप बिना सोचे समझे कभी भी कोई मेडिसिन ना दें। हर मेडिसिन की एक खास बात होती है जो कि पेशेंट के अंदर मैच अगर होगी तो ही वो पेशेंट उस मेडिसिन से ठीक होगा। होम्योपैथी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि आप डिजीज स्पेसिफिक नहीं होते, आप ऐसे नहीं होते। तो ये इस केस से आराम से हर कोई समझ सकता है कि जिस पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम थी वो चीज़ कभी डिटेक्ट हुई नहीं, लेकिन अगर उन तक जो सिमिलिमम पहुंचा, उस सिमिलिमम के एक डोज ने जो काम उनके वाइटल फोर्स पे, जो उनके माइंड लेवल पे किया, वो चीज़ पूरी बॉडी ने रिफ्लेक्ट करी और जो दिक्कत उनके अंदर थी वो सारी चीज़ उनकी धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुई। वो सारी सिमिलिमम देने के बाद हम इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं कि सिमिलिमम देने के बाद जितनी भी उनकी कंप्लेंट्स थी वो एक लेवल में कंटिन्यू एक तरीके से धीरे 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 सारी मैनेज हो रही थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी का वेट जो कम से कम 25-30 किलो के आसपास उनका बढ़ चुका था शादी के बाद तक, वो कम से कम 10 दिनों में 10 किलो वेट कम होना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सारी, अगर हम सिमिलिमम तक पहुंच जाते हैं तो सारी चीज़ लेवल में लेके चलती है, चाहे से वो डिजीज डायग्नोसिस हो या ना हो, बस हमें सिमिलिमम तक पहुंचना जरूरी है। अब सिमिलिमम तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं कि आप पेशेंट को ढंग से
उसका जो बिहेवियरल चीज़ें हैं उनको समझिए, पेशेंट को एज अ होल समझिए, उसके कंप्लेंट्स हैं। और एक सबसे मेन चीज़ होती है कि हर पेशेंट के अंदर मेन कंसर्न क्या है, उसका मेन कंसर्न क्या है वो हमें समझना है। किसी इमारत को आपको गिराना है तो उसकी जो बहुत सारे पिलर्स होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन एक पिलर ऐसा होगा मजबूत, अगर वो पिलर नहीं टूटा तो वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, है ना। तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वन को पकड़ना है। जो पेशेंट के बहुत सारे मल्टीपल कंप्लेंट्स होती है, लेकिन उन कंप्लेंट्स में से मेन ऐसा जो फोकस क्या है जिसको हमें हटाना है ताकि वो बीमारी की जो इमारत इतनी खड़ी हुई है वो गिरे। उसको गिराने के लिए मेन पिलर तक आपको पहुंचना है, और वो मेन पिलर आपको तब मिलेगा जब आप उस लेवल पे पेशेंट को समझना चाहोगे और समझने की कोशिश करोगे, जो कि आज के टाइम की मॉडर्न चीज़ों में, मॉडर्न पैथी में, इन सब चीज़ों में, मॉडर्न मेडिसिन में बिल्कुल भी इन चीज़ों को वेटेज नहीं दिया जाता है। और ये हर इंसान जानता है कि एलोपैथी के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एलोपैथी अपनी जगह है, होम्योपैथी अपनी जगह है, सबके अपने बेनिफिट्स है, सबके अपने अपने नुकसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको किस चीज़ को किस वे में लेके चलना है, किसका कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है और किसका कहाँ पे नुकसान है, उस चीज़ को समझना है और हमें होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है। हम लोग भी बडिंग होम्योपैथ्स हैं, हमने अभी हमारा सब कुछ कंप्लीट किया है स्टडीज़, और हम लोग नया नया सब शुरू कर रहे हैं। और लेकिन ये चीज़ें हमने सीखी, आपस में सीखी, अपनी टीचर से सीखी, और हम ऐसा अभी से अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई लोग इन चीज़ों को समझें कि होम्योपैथी में जो आज के टाइम पे हमारे साथ के लोग हैं उनका भी एक कंसर्न होता है कि भाई पूरी डिग्री कंप्लीट हो गई लेकिन समझ में नहीं आता करना क्या आगे, है ना। उसके बाद फिर वो दूसरा कुछ काम करते हैं, कुछ और करते हैं, अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। तो वो सब चीज़ें देखिए, अगर आप होम्योपैथी में आए हो तो होम्योपैथी को जानिए और होम्योपैथी को टाइम दीजिए, होम्योपैथी आपको सपोर्ट देगी। और हम आगे ऐसे ही बात करते रहेंगे होम्योपैथी की, और भी हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो हमारे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हम बताएंगे कि हमने वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस की कैसे मैनेज किया, कैसे मेडिसिन से कैसे रूब्रिक्स ढूंढे, कैसे सारी चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे और हम आपको हर चीज़ बताएंगे। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आने वाले टाइम में और भी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको केसेस के थ्रू समझाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और रिजल्ट। बस हमारा मेन यही है कि हमें हमारे केस डिस्कस करने हैं और मेडिसिन से उनका जो रिजल्ट था वो आपके सामने रखना है और होम्योपैथी को आगे पहुंचाना है। और आप ही डिसाइड करिएगा कि कौन चीज़ आपके बेनिफिट के लिए, कौन चीज़ आपके लॉस के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.